हाल चाल। मेरा नाम अमन सिंह रावत है। मैं आप सभी का फिजिक्स फैकल्टी तक्षशिला इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन बैच के आप सभी का दोबारा स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक चूज करने वाले हैं वो 10th क्लास का रहेगा, जो कि हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, लाइट। ठीक है, आप सभी वाकिफ होंगे अपनी लाइफ से, क्या चीज है वो। सर बचपन से एक काम करते हुए होंगे कि हम चीजों को सर देख रहे हैं। किसकी बदौलत देख रहे हैं? सर आंखों की बदौलत। अगर मैंने क्लास में या आपके घर में कभी भी कहीं पे भी आपने अंधेरा कर दिया, यानी कि लाइट्स ऑफ कर दी, तो क्या आप देख पाएंगे? तब सर आंखें क्या काम कर रही हैं? यानी कि सर मुझको लाइट भी चाहिए और मुझको आंखें भी चाहिए देखने के लिए। तो उसी चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं आज पढ़ने वाले। राइट, तो हमारा जो लाइट जो चैप्टर है वो एक फिजिक्स का छोटा सा चैप्टर है, जो सारा मतलब ऑप्टिक्स में आता है। राइट, जो सारी जो ऑप्टिक्स की बातें होंगी वो सारी की सारी कहाँ पे होंगी? लाइट वाले चैप्टर्स में। राइट, हम पहले देख लेते हैं कि लाइट जो है वो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है जिसमें डिवाइड हो रखा है। तो वो जो हमारे पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स है। राइट, अभी जो पढ़ने वाले हम वो जो कौन सा पार्ट है वो हमारे पास रे ऑप्टिक्स। क्या है? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसको हम कभी कभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी बोला जाता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रूप। एक दूसरी चीज जो हमारी इस लाइट चैप्टर में आती है वो हमारे पास 11th क्लास में आएगी, जिसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। और तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है? क्वांटम ऑप्टिक्स। घबराने वाली की बात नहीं है, जो हमारे जो टॉपिक रहेगा वो सारा का सारे रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रहेगा। थोड़ी बहुत मैं चीजें इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। राइट, क्योंकि सबके मन में एक इच्छा रहती है सर कि वो चीजें हुई कैसे, वो चीजें आई कैसे। तो हम भी जानेंगे कि लाइट की डिस्कवरी कैसे, लाइट आई कैसे। असल में देखो, असल में ना हजारों साल पहले, न्यूटन से आने से भी पहले लाइट की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी थी। हमारे एंशिएंट टाइम पे इंडिया के तौर पे ना लाइट डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन जो क्रेडिट्स थे वो सारा कौन ले गए? न्यूटन। सारे जो क्रेडिट्स ले गए वो कौन से है? फॉरेन साइंटिस्ट लेके गए। तो हुआ क्या था, मैं आप सभी को वो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो उसको आगे देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास आए थे वो हमारे पास न्यूटन सर, आइजैक न्यूटन सर आए थे हमारे पास। उन्होंने क्या बोला कि भाई लाइट जो है ना वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल। यानी कि वो बोल रहे हैं कि इसमें से जो लाइट में से सारी जो हमारी एनर्जी है, जो भी कुछ भी निकल रहा है, वो पार्टिकल्स निकल रहे हैं और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं, किसी के जरिए या तो खुद ब खुद। जैसे कि आपको आपको बचपन से पता होगा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। न्यूटन को भी पता था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस स्ट्रेट लाइन में मेरे को सारे पॉइंट्स मार्क कर, तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे, क्या वो सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे लाइंस, है ना। तो इन पॉइंट्स को न्यूटन ने क्या बोला, ये जो तू पॉइंट्स कर रहा है ना, असल में तेरे क्या है? पार्टिकल्स। असल में ये क्या है? पार्टिकल्स। और लाइट जो है वो असल में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉल, बॉल भी एक तरह की क्या है? पार्टिकल। अगर मैं उसको फेंकता हूं तो वापस आती है टकरा कर। सिमिलर, अगर कोई लाइट सरफेस पे टकराए तो टकराकर हमारी आंखों तक वो पहुंचती है ना। अब एक मैं पत्थर की बात करता हूँ। पत्थर को अगर मैं पानी में फेंक दूं तो पत्थर क्या कर जाएगा? डूब जाएगा। सर आप लाइट को जब पानी के अंदर फेंकते हो तो वो लाइट के अंदर भी ट्रैवल कर जाए। बिल्कुल सर। तो न्यूटन ने भी क्या बोला कि भाई लाइट कैसा है? लाइट हैज पार्टिकल नेचर। ठीक है, थोड़ा बहुत बताऊंगा कि लाइट के बारे में, कि वो कैसे उसका आविष्कार, कैसे उसकी डिस्कवरीज वगैरह हुई थी, है ना। जानने में सबको थोड़ा इंटरेस्ट है। तो लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। न्यूटन ने क्या बताया कि लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर। लाइट कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल की तरह। और वो रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्रैक्ट करती है। क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, तो अभी सब मान गए थे कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह है, ये सब वगैरह वगैरह। तो
अब जो हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं वो कौन आते हैं? हाइगन्स। हाइगन्स क्या बताते हैं हमको कि न्यूटन ने क्या बताया था कि वो पार्टिकल की तरह, लेकिन हवा में जब हम कुछ बोलते हैं तो असल में पार्टिकल मूव नहीं कर रहा ना। जैसे कि हम साउंड की बात करें, साउंड अगर मैं बोल रहा हूँ तो साउंड बोल रहा हूँ तो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे और टकरा कर एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ना कि खुद पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है ना, ऐसा नहीं हो पा रहा। साउंड की बात करते हैं, सिमिलरली हम लाइट को जब एयर में फेंकते हैं तो ऐसा थोड़ी हो रहा है कि यहाँ से पार्टिकल उठ के वहां पे जा रहा है। पार्टिकल का हिलना क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टिकल एक दूसरे से दूसरी जगह। लेकिन सर यहाँ पे साउंड की बात करें तो पार्टिकल आपस में क्या करते हैं? वेव की तरह बिहेव करते हैं। सिमिलरली लाइट का भी क्या हो रहा है? पार्टिकल अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो भी क्या होना चाहिए? एक पार्टिकल भी क्या होना चाहिए? हमारे पास कौन से साइंटिस्ट है? हाइगन्स। पार्टिकल भी क्या होना चाहिए सर? मूव होना चाहिए। लेकिन असल में पार्टिकल नहीं मूव करता, असल में एनर्जी मूव कर रही होती है। पार्टिकल तो अपनी जगह ही रहता है। वो कौन सा मोशन करता है? पीरियोडिक मोशंस, है ना। वो सब आप कौन सी क्लास में पढ़ चुके हैं? 9th क्लास में। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो आपको तक्षशिला इंस्टीट्यूट की जो 9th क्लासेस है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कुछ मतलब इसके बारे में जानना है तो। लाइट, हाइगन्स ने क्या बोला? असल में जो है वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर, और इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कोई ट्रांसफर होती है इसको कौन ट्रांसफर करता है? वेव मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेव मोशन। और लाइट भी असल की में क्या है? लाइट हैज वेव नेचर। कैसा नेचर है? वेव। उसने क्या बोल दिया कि लाइट का नेचर कैसा है? वेव नेचर है, यानी कि लाइट जो है वो वेव की तरह चल रही है, ना कि पार्टिकल। तो हाइगन्स ने क्या बताया कि लाइट का नेचर कैसा है? वेव नेचर। और उसने क्या बोल दिया, जैसे साउंड है वैसे ही क्या है? लाइट भी एक तरह की, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। कैसी वेव है वो? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है सर? एक ऐसी वेव जिसको मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो सारी होती है वो कौन सी वेव्स होती है? मैकेनिकल वेव्स होती है। लॉन्गिट्यूड दो तरह की आपने पढ़ी होंगी 9th क्लास में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स असल में कैसी वेव्स होती है सर? मैकेनिकल वेव्स, राइट। अब सब सोच रहे थे कि भाई न्यूटन सही है, कोई सोच रहा हाइगन्स सही है, लेकिन सर समस्या तो हमारे पास ये थी ना कि हम बोले क्या? पार्टिकल बोले या वेव बोले? तो हाइगन्स की जो मदद करने के लिए आए थे हमारे पास, कौन आए थे? हाइगन्स। हाइगन्स की जो मदद करने के लिए आए थे हमारे पास, कौन आए थे? हाइगन्स की जो मदद करने के लिए आए थे हमारे पास, कौन आए थे? यंग्स। यंग्स एक साइंटिस्ट का नाम है, राइट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं YDSE। ये एक्सपेरिमेंट आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, राइट। इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या था? उन्होंने क्या किया, एक स्लिट ली, स्लिट में उन्होंने एक छोटा सा होल कर दिया। अब इस लाइट को इसमें से पास कराया गया तो लाइट पास कर गई। फिर उन्होंने क्या किया कि इस होल को इतना छोटा कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साइज के जितना, बहुत छोटा, जिसको हम देख नहीं सकते। तो इस जब इन्होंने इतना साइज छोटा कर दिया, अब इसमें से लाइट को पास किया है, तब लाइट का कुछ इस तरह का सा पैटर्न बनने लगा। सर ये मैंने पैटर्न्स कहीं देखा है, जब मैं पानी के अंदर कुछ ड्रॉप करता हूँ तो ऐसा कुछ सा बनता हुआ दिखाई देता है। हाँ यार, आपने देखा होगा कभी अपने डेली लाइफ में ऐसा, जब भी कभी आप पानी के ऊपर कुछ ड्रॉप करके देखिए, अगर नहीं किया तो आज करके देखना, है ना। कुछ ड्रॉप सा करते हैं तो मुझको कुछ इस प्रकार सा पैटर्न मिलता है। सर असल में पानी क्या है? वेव। तो यंग्स ने क्या बताया कि पानी जो असल में है वो क्या है? तो यंग्स ने क्या बताया हमें? लाइट का जो नेचर है, लाइट हैज वेव नेचर। और सबने जो मान लिया कि लाइट जो है वो कैसी है? वेव नेचर। लेकिन समस्या खत्म नहीं, क्योंकि न्यूटन ने जो बताया वो शायद गलत तो नहीं था, है ना। लाइट असल में क्या करती है? हम तो यही पढ़ते हुए आ रहे हैं सर कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है। लेकिन सर अभी आप बोल रहे हो कि लाइट जो है वो वेव नेचर है ना। तो इसको और आगे जानने के लिए देखते हैं क्या हुआ, है ना। फिर अब अगर आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि लाइट कैसी है? एक मैकेनिकल वेव, राइट। सर मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जिनको मीडियम की जरूरत होती है। हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? मैक्सवेल।
मैक्सवेल ने क्या करा कि लाइट को मीडिया वैक्यूम में ट्रैवल कर लेगा। अगर मैं साउंड की बात करूं, साउंड जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, वहीं अगर लाइट की बात करूं तो वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। तो उसने क्या करा, लाइट को वैक्यूम में ट्रैवल करवाया और लाइट असल में वैक्यूम में ट्रैवल कर गई। तो मैक्सवेल ने क्या बोला, लाइट जो है वो मैकेनिकल नहीं, कैसी वेव्स है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असल में होती क्या है। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है, देखो नाम से समझ आ रहा होगा आपको, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों हो, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि जब मेरी दो वेव्स साथ में प्रोपोगेट करे परपेंडिकुलरली, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये वाली जो ये हाथ से मान लेते हैं हम, क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, राइट, 3D डायमेंशंस में सोचना, एक जो रही है वो ऊपर नीचे कर रही है और एक जो रही है वो आगे ऐसे जा रही है, एक जो है वो कुछ इस प्रकार से कर रही है और एक जो कर रही है वो कुछ अंदर बाहर की तरफ कर रही है। तो जब ये दोनों रेज आपस में प्रोपोगेट करती है, यानी कि साथ में चलती है एक साथ परपेंडिकुलरली, कंडीशन क्या है दोनों की, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब उस वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अच्छा सर, इसने इसी वेव का नाम क्यों दिया और कोई वेव का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये एक ऐसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने की, इसलिए हमने लाइट को क्या बोल दिया, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने क्या बोल दिया, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो सब कुछ हो चुका था, लेकिन एक शख्स थे हमारे पास, न्यूटन की सब बेइज्जती मार चुके थे कि यार तुझको तो कुछ नहीं आता, सब कुछ जो है ये सब कुछ है, तुमने तो कोई थ्योरीज भी नहीं बताई, सब कुछ जो प्रूव करके दिखा रहे ये करके। लेकिन हमारे पास अब कौन आया, प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक्स नाम था उनका, प्लैंक्स सर आए हमारे पास। हमारे पास कौन आते हैं आप, हमारे पास कौन आते हैं, हमारे पास प्लैंक्स आते हैं। प्लैंक्स क्या करते हैं, एक छोटा सा पैकेट लेते हैं, और वो वाला पैकेट मत समझना, ये एक ऐसा पैकेट है जिसमें उन्होंने क्या करा, एनर्जी को फिल कर, बहुत सारी एनर्जीज को फिल करता गया, और जैसे जैसे एनर्जी को फिल करता गया वो पैकेट क्या करने लग गया, ग्लो करने लग गया। सर अगर मैं आपसे पूछूं लाइट क्या करती है, असल में ग्लो करती है सर, तो ये पैकेट भी क्या करने लग गया, ग्लो करने लग गया। तो सर हमें पता है कि लाइट भी असल में क्या करती है, ग्लो करती है। तो प्लैंक्स ने क्या बता दिया कि लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या होती है हमारे पास, लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। और लोगों ने बोला भाई जैसे कि सभी पैकेट्स का नाम है, इस पैकेट का नाम क्या होगा, तो उन्होंने उसने बोल दिया फोटॉन्स। क्या बोल दिया, फोटॉन्स। देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है प्रोटॉन और फोटॉन्स में, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इन दोनों को कभी भी मिक्स मत कर देना। फोटॉन एक अलग चीज है, प्रोटॉन एक अलग चीज है, ठीक, फोटॉन्स एक अलग चीज है, प्रोटॉन एक अलग चीज है, कभी भी इन दोनों को एक साथ कंपेयर मत करना, ये दोनों चीजें जो है वो असल में अलग है। प्रोटॉन और फोटॉन्स बेसिकली होते तो पार्टिकल्स ही, लेकिन ये अलग चीज है, ये क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, और ये क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक, मुझको क्या बताना चाहेंगे कि हमने न्यूटन से क्या जाना था, न्यूटन ने क्या बताया था कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर। इसने क्या बताया कि पैकेट ऑफ एनर्जी। सर ये भी तो कुछ फोटॉन्स, कुछ तरह के पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि प्लैंक्स ने फिर से किसकी मदद कर दी, हमारे न्यूटन सर की, और न्यूटन सर फिर से चर्चा में आने लग गए कि सर हमसे जो गलती हो गई थी आपको पहचानने में, राइट। लेकिन समस्या खत्म नहीं, क्योंकि जो सब कुछ कर रहे थे वो सब कुछ सब सही कर रहे थे। यंग्स ने जो करा भाई वो उसकी मर्जी से थोड़ी हुआ, वो तो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसके अंदर भी खास बात है, एक डिटेक्टर लगाया जाता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना बंद कर जाता है। होता है कुछ, आप उसको 11-12 क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। तो हुआ क्या था कि प्लैंक्स ने क्या करा,
पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी क्या है? फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या है? पार्टिकल। न्यूटन ने क्या बताया था कि लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर। तो सर मैक्सवेल ने, हाइगेंस ने, सब ने जो कुछ भी बताया कि वेव नेचर होता है, क्या उन्होंने गलत बताया? तो ऐसा नहीं है। अब जैसे होता है ना, जैसे कुछ समस्या आती है और कोई बड़ा इंसान आता है उस समस्या को मिटाने के लिए, सिमिलरली हमारे पास भी एक बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? डी ब्रॉगली। ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि भाइयों घबराओ मत, तुम भी ठीक हो और तुम भी ठीक हो, जो सब कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। लाइट जो है असल में, लाइट हैज डुअल नेचर, यानी कि वो दोनों की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल भी है और वेव भी है, दोनों है। पार्टिकल कब काम आती है? जब हम मैक्रोस्कोपिक के लिए बात करें, यानी कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, बड़े बड़े चीजों के लिए बात करें। और वेव कब आती है हमारे? जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए या पार्टिकल्स के लिए बात करें, राइट? तो यहाँ जाकर पूरी जो समस्याएं थी हमारी वो सारी की सारी समाप्त हो चुकी थी। डी ब्रॉगली ने अब जाके हमें पता चल चुका है कि लाइट जो है असल में क्या है? डुअल नेचर। कोई भी आपसे कभी भी कोई सवाल पूछे कि लाइट का नेचर कैसा है, तो बिना सोचे समझे आपको उनको क्या जवाब देना है? डुअल नेचर। क्या है उनमें डुअल नेचर्स में? पार्टिकल भी और वेव भी। पार्टिकल कब? जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करें। वेव कब? जब हम माइक्रोस्कोपिक के बात करें, राइट? तो लाइट का असल में नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट करके देखो, लाइट की अगर डेफिनेशन की बात करो तो लाइट की बहुत डेफिनेशन है। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो लाइट की, वो क्या हुआ है? लाइट की डेफिनेशन जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which do not require any medium to travel। ठीक बात। Light is a form of energy which do not require any medium to travel. It enables us to see through our naked eyes। naked eyes। देखिए सर, आप यहाँ पे naked eyes की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक चीज बताओ, आपके पास जो रिमोट वगैरह है, रिमोट सभी घर में रिमोट करके देखना है ना। कभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप उसको बटन को दबाते हो उसके ऊपर एक बल्ब सा होता है, नॉट टाटा स्काई वाला रिमोट जिसमें लाइट नहीं जल रही है, उस रिमोट को कभी जला के देखना, आपको जो है नेकेड आइज से वो लाइट नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अगर उसी लाइट को हम कैमरे से रिकॉर्ड करके देखें ना, तो अब हमें वो लाइट पर्पल कलर की दिखाई देगी। करके देखना, आपको मिलेगा। तो लाइट की डेफिनेशन क्या समझ आई सर? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि एक एनर्जी का फॉर्म है और इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है और ये हमें मदद करता है इन चीजों को देखने के लिए। अब देखते हैं कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो सभी ने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, क्या है वो? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? लाइट जो है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, दूसरी क्या है हमारे पास? क्या किसी को स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पता है? जी बिल्कुल सर, पता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख
किलोमीटर पर सेकेंड है ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम ऐसे तो बोल सकते हैं। तो आपको पता है जो ये स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, असल में ये एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ये सब जो अलग चीजें हैं ये अलग कॉन्सेप्ट है। फिलहाल हम किसके लिए ध्यान देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सिंबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल सी से। किससे, स्मॉल सी से। सर हमने तो बी से करा था, बी से भी होता है, लेकिन हम स्पीड के लिए बात करते हैं तो किसके लिए आता है, सी के लिए आता है। ठीक है, दूसरी चीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हमने, लाइट का नेचर कैसा है। लाइट हैज डुअल नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव, है ना, दोनों के दोनों होते। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लाइट जो है असल में क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या हो सकती है, लाइट जो है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कभी भी ये मत क्लिक किया जाना लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं होती। क्योंकि लाइट को आप वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। सर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम स्पेस की बात करें, स्पेस में जो है बहुत तरह की सन से हमारे पास लाइट पहुंच पा रही है ना, अगर उसको मीडियम की जरूरत होती है तो क्या हमारे पास कभी लाइट पहुंच पाती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर स्पेस में क्या है, वैक्यूम, वहां पे कोई पार्टिकल थोड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है इसकी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो लाइट जो है वो 3 चीजें कर सकती है। क्या क्या चीजें पहले वो देखते हैं। लाइट कैन, पहला चीज क्या हो सकता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन कर सकती है सर। दूसरी चीज हमारे पास क्या हो सकती है सर, रिफ्रैक्शन। और तीसरी चीज जो हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन। यानी कि लाइट जो है वो कभी रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी या फिर एब्जॉर्ब करेगी। कभी भी ऐसा मत बोलना कि लाइट जो है वो कंप्लीटली रिफ्रैक्ट कर गई, या लाइट जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर गई, या लाइट जो है वो कभी भी एब्जॉर्ब कर गई पूरी की पूरी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ लाइट का जो पार्ट है वो कभी रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, और कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अगर ब्लैक बॉडी की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, ज्यादातर पार्ट जो होता है लाइट का वो एब्जॉर्ब होता है, और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट हो जाता है। ब्लैक बॉडी क्या होती है असल में, ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज होती है जिसमें सारी की सारी लाइट जब एब्जॉर्ब हो जाए, उस पार्टिकल या जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कह देते हैं, ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट और ऐसा थिंग जिसमें सारी की सारी लाइट क्या कर जाए, ज्यादातर जो लाइट है एब्जॉर्ब कर जाए, उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो सर जब मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता हूं तो मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये तो हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल क्या है आप सभी से कि अगर मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता हूं तो मेरा क्या होता है। अगर मैं किसकी बात करूं, सिंगल कलर की बात करूं, आपके पास कोई रेड कलर की लाइट है, उसको मैंने फेंका पानी के अंदर, तो क्या वो ब्लू कलर की हो जाएगी, जी नहीं सर, वो तो रेड ही रहेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू कलर की लाइट है, क्या वो ग्रीन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं सर। यानी कि जब हम मीडियम से मीडियम ट्रांसफर हो रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपकी क्या चेंज नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी। वाइल ट्रैवलिंग from one medium to another,
frequency of light remains same, यानी कि कभी भी लाइट की जो है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती। अच्छा सर, व्हाइट लाइट जब फेंके तो वो तो सर 7 कलर्स में होती है। मैंने कहा बेटा सिंगल कलर वाली, यानी कि मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात करूं अगर मैं, सिंगल वेवलेंथ वाली, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। डाइक्रोमैटिक लाइट जो होती है वो अलग। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट्स कभी, जिनकी इनकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, सब कुछ चेंज होगा, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, सब कुछ चेंज होगा। वो सब आप कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास में। अच्छा सर, आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि रिमोट की लाइट जो वो मैं असल में दिखाई क्यों नहीं देती। तो वो इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रे है, विजिबल लाइट रे की जो वेवलेंथ है, असल में वो कहां से कहां तक लाई करती है, 380 नैनोमीटर टू 720 नैनोमीटर, ठीक है। कहीं कहीं आपको 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर मिलेगा। कहाँ आप, कहीं पे आप 4000 एंगस्ट्रॉम देखेंगे। ये कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो सेम ही है, बस उनकी यूनिट्स अलग अलग कर दी गई और कुछ नहीं, ठीक है। नैनोमीटर जो होता है उस 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, आगे बढ़ते हैं, राइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, विजिबल लाइट जो है वो क्या होती है असल में, 400 से लेकर 700 तक। तो इस रेंज के बीच में, अगर इस रेंज से यहाँ से यहाँ तक आपकी लाइट रे की वेवलेंथ है, तभी जाके वो लाइट की वेवलेंथ मुझको दिख पाएगी, अनटिल अनलेस मुझको नहीं दिख पाएगी। तो जो हमारे पास जो रिमोट है, असल में उसमें से लाइट जो निकल रही है वो कैसी निकल रही है सर, कम वेवलेंथ की निकल रही है। इस वजह से हमें क्या है, वो दिखाई नहीं देती है, राइट। आगे बढ़ते हैं ना। अब आपने दो चीजें को पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, है ना। सोर्सेज, दो तरह के सोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से, ल्यूमिनस सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं सर, एक ऐसे सोर्सेज जो खुद ब खुद अपनी लाइट को प्रोड्यूस, एमिट करे, उन सभी ऑब्जेक्ट्स या सोर्सेज को मैं क्या बोलूंगा, ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट बोलूंगा। जैसे कि हमारे पास सबसे बेसिक एग्जांपल, नेचुरली सबसे हमारे पास क्या है, सन, राइट, स्टार्स, बल्ब, सारे जो कोई भी खुद ब खुद लाइट प्रोड्यूस करे, उन सभी को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस। तो इसमें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सर, sources which emit their own light। emit का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूस करना। emits का मतलब ही क्या होता है, प्रोड्यूस करना। own light, खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस लाइट को, उस सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस। फॉर एग्जांपल सन, बल्ब, कैंडल, टॉर्च, राइट। और नॉन ल्यूमिनस में क्या आते हैं सर, सोर्सेस which do not emit their own light, खुद ब खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, उस सभी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, या सोर्सेस को क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, मून। मून जो है वो अपनी लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता, सन की रिफ्लेक्शन से हमें लाइट प्रोड्यूस करवाता है। टेबल, सारे जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, बुक, ठीक है। ये जो चीजें थी आपके पास, वो क्या थी, सोर्सेस ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब जो चीजें आती है वो क्या आती है, टाइप्स ऑफ
मटेरियल्स, ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं हमारी जिंदगी। पहला हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा हमारे पास आता है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा हमारे पास क्या आता है, ओपेक। सुना होगा आप सभी ने नाम इन सब के बारे में, 5th क्लास में पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट असल में क्या होते हैं सर, ट्रांसपेरेंट सर एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट जो है वो खुद ब खुद पूरी की पूरी कंप्लीटली पास कर जाती है ना। ट्रांसपेरेंट में सर मुझको आर पार दिख जाता है, ट्रांसल्यूसेंट में सर थोड़ा बहुत दिखता है, ज्यादा नहीं दिख पाता है, थोड़ा बहुत, राइट। और ओपेक में सर बिल्कुल भी नहीं दिख पाता है। तो सवाल ये नहीं आता कि ट्रांसपेरेंट क्यों, क्या होता है, सवाल ये आता है कि ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्यों हैं जिसमें से लाइट जो है वो कंप्लीटली पास, मतलब मेरे को आर पार क्यों दिख रहा है उसमें। तो आप क्या लिखेंगे, लिख के आएंगे, ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स which allow light to completely pass through it. है ना, वो क्या करते हैं, ये एक ऐसे टाइप ऑफ मटेरियल्स बनाए जाते हैं जिस प्रकार से आपकी जो लाइट है उसमें से पूरी की पूरी क्या कर जाए, कंप्लीटली पास कर जाए, क्या कर जाए, कंप्लीटली पास कर जाए। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है, अ मटेरियल्स which allow light to partially pass through it. Partially का मतलब क्या है, पार्शियली का मतलब यहाँ पे कि थोड़ी बहुत, नॉट कंप्लीटली, राइट। ओपेक में क्या होता है, ओपेक एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करने देते, अ मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, है ना। ऐसे मटेरियल्स जो कि लाइट को बिल्कुल भी पास ना होने दे, उन सभी को लाइट हम क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स या ओपेक मटेरियल्स, ठीक। तो अब जो हम पढ़ चुके हैं वो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप ऑफ मटेरियल, सारे चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि लाइट की क्या क्या डेफिनेशंस असल में हो सकती है। लाइट की डेफिनेशन, है ना, देखो लाइट जो असल में होती है ना वो बहुत अलग तरीके से होती है, राइट। हम उसको डिफाइन करने के लिए किसकी मदद लेते हैं, रे की। हम बोलते हैं ना लाइट इज अ रे, क्या बोलते हैं हम लाइट को, लाइट इज अ रे, लाइट इज अ रे। अब सर रे क्या होती है, रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट। तो हम कैसे बोल सकते हैं सर ये लाइट है, देखो ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, सोर्स। इस सोर्स में से जो है लाइट जो है वो निकल रही है, हाँ या ना। तो ये जो सोर्स कहलाई जा रहा है ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, और उस फिक्स्ड पॉइंट से अनगिनत यानी कि इनफिनाइट तक जो है मेरी लाइट पास कर रही है। कैसे सर, जैसे कि हम सूरज की बात करें, सूरज जो है वो एक सोर्स है, हाँ, तो वो एक उसका फिक्स्ड पॉइंट है, उससे क्या हो रहा है, सारी लाइट पास हो रही है। तो लाइट इज अ टाइप ऑफ रे। अब जब क्या होता है, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, बीम। बीम क्या होती है सर, जब दो से ज्यादा यानी कि ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप ऑफ रेज आपस में मिल जाए तब हम कहेंगे कि हमारी वो क्या है, बीम। बीम जो होती है वो तीन तरह की होती है, एक हमारे पास पैरेलल बीम होती है, एक हमारे पास कन्वर्जिंग बीम होती है, एक हमारे पास डाइवर्जिंग बीम होती है ना। क्या होती है, पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ऊपर कर देते हैं, ठीक है। पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, देखो होता क्या है, तीन रेज, सारी की सारी रेज जो आपस में क्या चल रही है, पैरेलल।
तब मैं कहूंगा कि वो कैसी बीम है, पैरेलल बीम्स है हमारे पास। ठीक है, पैरेलल बीम्स। देखो होता है, कभी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा होगा कि आपकी जो सारी रेज है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, तो उन रेज को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। कन्वर्ज का मतलब जब एक जगह पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इकट्ठा हो जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। जैसे कि मान लीजिए आपके सभी दोस्त को एक जगह मिलना है, तो यानी कि सब अपने अपने घर से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिले, तो वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। अब अपने उस पॉइंट से जब सब वापस चले जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का एग्जांपल सर, टॉर्च। टॉर्च में क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है, उससे क्या हो रहा है, बहुत जगह पे रोशनी जो है वो फैल रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम्स। जब एक पॉइंट से बहुत जगह पे रेस चली जाए उसको कहेंगे डाइवर्जिंग बीम्स। और एक बहुत सारी जगह से सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे आ रही तो हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग। और जो पैरेलल चले उनको क्या कहेंगे, पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हमारे पास पहला फिनोमिना आता है वो क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट असल में क्या, आपसे अगर मैं कुछ चीज बोलूं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन असल में हो क्या रहा है, लाइट आई और टकराई, टकरा कर सर फिर से वापस चली गई। तो देखिए बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं ना, पहले इसका डायग्राम। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सरफेस, जो लाइट रे आ रही होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे भी हमेशा कभी भी टकराए उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट कौन सी लाइट है हमारे पास, इंसिडेंट रे। कहां से आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट में से, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो याद रखेंगे हमेशा, जब भी आपका कभी भी आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या जिस पॉइंट पे भी लाइट टकरा रही है उस पॉइंट पे हमेशा जो है एक नॉर्मल वैल्यू, जो कि हमें मदद करता है चीजों को आसानी से। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाया जाएगा, राइट। नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे भी क्या करेंगे, हम नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल क्या होता है सर, पहले वो बताएंगे आपको। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि, नॉर्मल लाइन के बारे में बताएंगे। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। कहने का मतलब कि अगर आपका सरफेस ऐसा है और मैं बोल रहा हूँ इन पॉइंट्स पे नॉर्मल बनाओ, तो आपका नॉर्मल कैसा बनेगा, हमेशा परपेंडिकुलर। कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर। अगर मैंने सरफेस को ऐसे कर दिया, यानी कि उसको सरफेस को कुछ इस प्रकार से कर दिया, तो बोला क्या, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ और इस पे बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे सर, कुछ इस प्रकार से। कंडीशन क्या है, हमेशा क्या रहना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री रहना चाहिए। चाहे सरफेस आपका ऐसा हो, आपको बोला यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, नॉर्मल कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये नॉर्मल लाइन समझ आई होगी आप सभी को। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल लाइन समझ आ गई होगी सभी को। तो इस पे हम क्या बना रहे हैं, हमेशा एक नॉर्मल लाइन। अब ये लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा सर, टकरा कर वापस चली जाएगी। इस लाइट रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इस लाइट, रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ से जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। सर एंगल आई एंगल आर क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल कौन सा होता है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एक बात बताना चाहता हूं आप सभी को, कभी भी आप ना एंगल बनाने की कोशिश करो, कोई भी एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, हमेशा जो एंगल बनता है वो नॉर्मल से बनता है। यानी कि हमेशा जो नॉर्मल एंगल बनेगा वो कहाँ से मदद से लेके बनाना, नॉर्मल से। कहाँ से बनाने, नॉर्मल से।
ऐसे मत बना देना, वो कुछ अलग एंगल होता है। जैसे कि हम इसकी बात करें, ये एंगल, इस एंगल को हम क्या नाम बोलते हैं, जी ऑफ आई। क्या बोलेंगे इसको, जी ऑफ आई। जी ऑफ आई क्या होता है वो बताते हैं। इस एंगल का नाम क्या होता है, एंगल जी ऑफ आई। और इस एंगल का नाम क्या होता है, जी ऑफ आर। जी ऑफ आई जो असल होता है, एंगल जी ऑफ आई, वो क्या होता है, ग्लैंस, बचा हुआ ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जी ऑफ आर क्या होता है, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो कंडीशन अभी भी क्या है कि एंगल आई प्लस एंगल जी ऑफ आई बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्योंकि सर नॉर्मल से जो एंगल बनता है सरफेस तक का, वो हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये याद रखिए। तो आई होप कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आप सभी को समझ आएगा। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां किसी भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकरा रही है सरफेस पे, जहां पे भी स्ट्राइक कर रही है, उस लाइट रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। पहली डेफिनेशन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, the bouncing back of light ray into the same medium, सेम मीडियम में जब लाइट रे बाउंस बैक करके आ जाए, उस फिनोमिना, उस चमत्कार, दिस फिनोमिना is known as the bouncing back of a light ray into the same medium. Then this phenomena is known as bending. Oh, sorry. This phenomena is known as reflection of light. Reflection of light. ठीक है। और कोई कौन सी डेफिनेशन हो सकती है इसकी और अच्छी, क्या हो सकती है वो, कि कोई भी प्रोपोगेटिंग लाइट, अब प्रोपोगेटिंग लाइट, प्रोपोगेटिंग का मतलब, प्रोपोगेटिंग का मतलब सर, प्रोपोगेटिंग का मतलब होता है चलती हुई लाइट। A propagating light when strikes to the surface of the object, strikes का मतलब टकराना, strikes to the surface of an object, then it bounces back to the same medium, है ना, सेम मीडियम में टकरा कर वापस चली गई, तब मैं कहूंगा कि मेरा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन दिस फिनोमिना is known as reflection of light। ये डेफिनेशंस समझ आ गई होगी। क्या डेफिनेशंस है कि कोई भी लाइट रे अगर टकरा कर वापस अपनी सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, जैसे कि अगर एयर से आ रही है और एयर में ही वापस चली गई, वाटर से आ रही है तो वाटर में ही वापस चली गई। मीडियम का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ग्लास, बहुत सारा है ना। तो यहाँ पे जब लाइट रे आपस में आके टकराए और टकरा कर वापस चली जाए, जैसे कि आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था मैंने बॉल का, बॉल को अगर आप फेंकोगे तो वो टकरा कर वापस उसी में आ जाती है ना। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब कुछ फिनोमिना है तो भाई उसके लॉज भी होने चाहिए, तो हमारे पास इसके लिखे यहाँ पे लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में।
तो बेसिकली दो तरह के लॉज होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? पहला हमारे पास आता है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। यानी कि सर इसका मतलब क्या? चलिए पहले आपको ना एक सवाल से पूछते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सरफेस है और कुछ इस प्रकार का सरफेस है ना? मेरे पास कुछ दो सरफेस है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है? मैंने आपको बोला एक लाइट रे जो कुछ बीम ऑफ लाइट रेज आ रही जो कि अभी क्या है? पैरेलल। तो जब ये प्लेन सरफेस पे टकराएंगे तो ये टकरा कर कुछ ऐसे चली जाएंगी, यानी कि पैरेलल आई और पैरेलल चली गई। अब मैं इस पे बात करूं, एक लाइट रे यहाँ पे आई, एक लाइट रे यहाँ पे आई, एक लाइट रे यहाँ पे आई। अभी तो ये पैरेलल है, लेकिन क्या होगा? जैसे ये टकराएंगी, टकरा कर ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये कुछ इस प्रकार ये कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, है ना? तो यहाँ पे सर कैसा, पहले तो इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट रेज पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही जा रही है। इसमें क्या हो रहा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा नाम क्या है इसका? इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? लाइट रेज पैरेलल आ रही है और पैरेलल जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पैरेलल तो आ रही है, फिर टकराने के बाद क्या हो रहा है? रफ सरफेस के कारण वो आपस में क्या चली जा रही है? रैंडम डायरेक्शन, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसके लिए बात करूं तो इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये। सभी के लिए जो नॉर्मल बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना? सर वो हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर। और कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए सर? ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना हमेशा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सर नॉर्मल की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि सरफेस के लिए हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसके लिए बात करूं तो नॉर्मल कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसके लिए नॉर्मल कुछ इस तरह बनेगा और इसके लिए नॉर्मल कुछ इस तरह बनेगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? नॉर्मल हर पॉइंट के लिए अलग अलग जगह से, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में बन रहा है। और यहाँ पर भी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हमेशा होगा, ठीक है? फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमेशा, ठीक है? चाहे डिफ्यूज हो चाहे रेगुलर, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि उस भाई कैसा भी सरफेस है, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ किससे पड़ता है? नॉर्मल से। हमेशा जो एंगल बनता है वो कहाँ से बनता है? नॉर्मल से, ठीक है? आपके रिफ्लेक्शंस भी जो जिस प्रकार होती हैं वो किस वजह से होती है? सरफेस की वजह से होती है। और उसमें नॉर्मल क्या होता है सर? अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नॉर्मल बनता है, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रहा है वो आपस में नॉर्मल्स क्या है? पैरेलल। यहाँ पे कैसे अलग अलग। तो आप ऐसे कभी मत बोलना है कि इसके लिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो नहीं होता। सभी के लिए क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो रहा है, ठीक है? अब जो हम देखते हैं दूसरा लॉ वो क्या है कि
कहता है कि इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence is on a mirror and reflected ray all lie in a same plane। यानी कि ये तीनों की तीनों लाइंस, तीनों की तीनों रेस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्लेक्टेड रे, सारे के सारे एक पॉइंट पे लाई करेंगे। इसका मतलब सर कि यानी कि अगर आपसे मैं बोलूं कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड भी ऐसे जा रही है और नॉर्मल ऐसे जा रही है आपकी तरफ, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्या होगा कि तीनों की तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। कोई भी ऐसे थोड़ी होगा कि उसमें से बाहर निकल के आ रही है। लाइट रेस जो हो रही है वो असल में एक, अगर उनको कुछ कंप्रेस करने जा रहे हो तो वो सारी की सारी एक पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हो। प्लेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज जिसको हम 2D फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, प्लेन, है ना। 2D में आ जाए, सारी की सारी एक पेज के ऊपर, एक बोर्ड के ऊपर आ जाए, तो मैं क्या कहूंगा, वो सारी की सारी क्या है, प्लेन पर आ रही है। इसी तरीके से इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्लेक्टेड रे, हमारी सारी जो तीनों लाइंस होती है वो आपस में क्या होती है, सेम प्लेन में होती है। कभी भी ऐसे मत बोलना कि बाहर आ रही है भाई, है ना। उनके जो डायमेंशंस रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, दो। थर्ड डायमेंशन उसमें कभी भी रूल अप्लाइड नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, सारी की सारी रेस जो होती है आपस में क्या होती है, सेम प्लेन पे। देखो ठीक है, तो ये थे आपके दो लॉ जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थे। यहाँ पे लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्लेक्टेड रे। जब कुछ ऐसा प्रकार का आपको ना लिखने का मन करे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन, तो वो भी आपका सही होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास के लिए। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आप सभी को समझ आया होगा। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे तक्षशिला इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। होप सो आप सब अपने चैनल, ये जो सारी जो वीडियोस है, आप अपने सभी दोस्तों को भेज पाए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप पहुंचा सके किसी भी बच्चों के पास, है ना, आप, ताकि आप और आपके दोस्तों के सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।